विद्यार्थियों, हमने मॉडल पेपर 2022-23 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न सारे कर लिए थे डिटेल में, और उसको हमने समझ भी लिया था भली भांति। अगर आपने नहीं देखा है पहला पार्ट, पहला वीडियो नहीं देखा है, तो इसको देख लेना। उसमें आपको सभी सॉल्यूशंस जो है मिल जाएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन, एमसीक्यू को भी समझाया गया है कि वो कैसे होगा। साथ ही साथ आपके बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर के और 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हमने करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं 5 अंक के प्रश्न, जो हमने बोला था कि पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। तो हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं और अपना प्रश्न नंबर 6 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम खंड य, यानी कि आपका खंड ई जो है, इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, सांद्रित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए और समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो धारिता बढ़ाई कैसे जा सकती है, इसको हमने छोटे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ से दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। वहां पे केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हमने केवल एक ही उसमें रीजन लिखा था, और यहाँ पर जो है बड़े क्वेश्चन है, तो इसमें हम सारे रीजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें सांद्रित्र की धारिता की परिभाषा क्या होगी, और उसको हम समझ भी लेंगे। पहले परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं। तो सांद्रित्र की धारिता क्या होती है, तो किसी सांद्रित्र की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है, जो उस पे हम आवेश देते हैं, तो उस आवेश के बराबर होती है जो सांद्रित्र के किसी भी एक चालक, यानी कि किसी भी एक प्लेट को देने से उनके बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दे। तो ये होता है इसका डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा। और इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें, तो सांद्रित्र की धारिता जो होती है, वो होती है किसी भी एक चालक पर आवेश का परिणाम अपॉन में जो है दोनों चालकों के बीच का विभवांतर। तो ये होता है सांद्रित्र की धारिता, जिसको हम सांद्रित्र की धारिता कैसे, अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। ठीक है। तो ये आपका विभव होता है, आपका ऊपर आवेश होता है, Q आवेश है, नीचे V विभव है, और आपका C जो है ये सांद्रित्र की धारिता है। अब यहाँ पे हमारा को बोला क्या गया क्वेश्चन में, समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट सांद्रित्र होता क्या है। तो सांद्रित्र को बनाने का एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझना होगा, ताकि जो है यहाँ पे सांद्रित्र बना हुआ है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें प्लस चार्जेस क्यों आते हैं, माइनस चार्जेस क्यों आते हैं, ये एरो इधर ही क्यों है, इधर क्यों नहीं है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो जाकर के आप जो है इसको आसानी से कभी भी एनी टाइम कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी सांद्रित्र जो है, ये जो है समांतर प्लेटों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लेटें हैं समांतर, तो हमने माना कि कोई एक प्लेट जो है हमने ले लिया, और जिसका नाम हम ए दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने कोई एक प्लेट लिया। इस सांद्रित्र को बनाने के लिए मैं दोबारा इस डायग्राम को यहाँ पे बना करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्लेट कैसे कैसे बनेगा, सांद्रित्र का निर्माण कैसे होगा। तो हमने कोई भी एक प्लेट ले ली, और जिसका मान लो कि हमने इसका नाम दे दिया ये प्लेट ए है। ठीक है। यहाँ पर भी हमने दिया है कि ये प्लेट ए है, इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड वाली प्लेट बी है। तो हमने मान लिया कि ये प्लेट ए है, और इस प्लेट पे हम जो है धन आवेश दे देते हैं, यानी कि प्लस आवेश दे देते हैं। तो इस पे काफी हमने जो है यहाँ पे धन आवेश दे दिए हैं। और आपको एक चीज पता होगा, जितना ज्यादा धन आवेश किसी प्लेट पे होगा, उसका उतना विभव जो है बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर हम इस प्लेट पर धन आवेश ज्यादा देते हैं, तो इसका विभव भी ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे विभव ज्यादा हो जाता है, तो मेरे पास सांद्रित्र धारिता की C की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी बड़ी संख्या से नीचे वाला जो बड़ी संख्या होगी, जितनी भी बड़ी संख्या से आप किसी चीज को डिवाइड करोगे, तो हमारा आंसर उतना ही छोटा आता है। अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें, तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है, लेकिन इसी 4 को मैं 4 से, यानी कि बड़ी संख्या से डिवाइड करूं, तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा नीचे वैल्यू होगी, उतना ही आंसर छोटा आएगा, यानी कि C का मान उतना ही कम आएगा। सीधी सी बात ये समझ में आ गई। अगर ये बात है, तो हमें इस प्लेट का क्या करना पड़ेगा, विभव को कम करना पड़ेगा। तो अगर इस प्लेट का हमें विभव कम करना है, अगर हमें इस प्लेट का विभव करना है, कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सांद्रित्र बनाना पड़ेगा। और सांद्रित्र कैसे बनता है, तो सांद्रित्र बनाने के लिए हम इस प्लेट के समानांतर एक और प्लेट लगा देंगे, और जो है हम यहाँ पर एक समानांतर प्लेट दूसरा जो है यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जो कि इस तरह से मैंने दिखा दिया कि इसके समानांतर एक और प्लेट हमने लगा दिया, और इस प्लेट का नाम भी हम मान लो कि बी दे देते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने इस प्लेट का नाम बी दे दिया। अब आपको पता है कि किसी भी प्लेट में जो है आपके ये प्लेट कहीं रखी हुई थी, और इसमें प्लेट में जो है पहले से ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के इस तरह में भी आवेश थे। ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस दोनों ही आवेश थे, लेकिन ए को हमने जब धन आवेशित किया है,
तो इसके समानांतर जब V प्लेट रखेंगे तो इसका ऋण आवेश जो है इसके प्लस आवेश की तरफ आ जाएगा। जानते ही हैं आप, अपोजिट साइन जो है हमेशा आ जाता है, दूसरा जो अगर पॉजिटिव हो तो उसकी तरफ अपोजिट साइन आ जाएगा। इसको रखने का क्या कारण है, तो प्लेट बी को हमने इसलिए लिया कि आपका जो है धारिता जो है V की वैल्यू हमारा कम हो जाए, क्योंकि हमने इस पे धनावेश दिया है तो विभव बढ़ चुका है, और विभव को कम करने का एक तरीका है कि इस सान्नित्र A प्लेट के समानांतर सान्नित्र एक और प्लेट जो है हमने B रख दिया, और बी पर जो है समान आवेश है, जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो इसके दूसरी तरफ जो है आपको प्लस भी देखने को मिलेगा, तो इधर आपके प्लस भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर प्लस भी यहाँ पर दिखाई देगा। और हमें एक बात तो पता है कि हमारे जो माइनस है, प्लेट में जो माइनस है ये विभव को कम कर रहे हैं, लेकिन इसी प्लेट में बी में प्लस भी है, प्लस आवेश भी है जो विभव को बढ़ाएंगे, लेकिन हमें तो विभव को कम करना है, और विभव को कम करना है तो इस प्लस आवेश को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्लस आवेश को जो है अर्थिंग करके जो है हम इसको जमीन में दे देते हैं, और जमीन में जब ये अर्थिंग हो जाएगा तो ये जमीन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अर्थ दे दिया है, तो इस तरह से हमने इसमें डायग्राम में दिखाया है कि हमने ये अर्थिंग दे दी है, पृथ्वी में अर्थिंग कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पृथ्वी में अर्थिंग कर देंगे इस प्लेट का, तो यहां पर जितना भी ये प्लस का चार्ज है ये अर्थिंग में चला जाएगा, और ये अर्थिंग में जब चला जाएगा तो यहां से ये प्लस आवेश जो है भूमिगत हो जाएंगे, यानी भूमि में समा जाएंगे, और ये सारा का सारा जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से इसको खत्म कर देते, तो इसको हम सभी आवेशों को जो है यहाँ से हम भूमिगत कर रहे हैं, अर्थिंग के द्वारा ये भूमि में चला गया, जो कि जा करके वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये न्यूट्रल हो गया। अब ये हमने इसको अर्थिंग दे दिया था, तो यहाँ से प्लस आवेश जो है पूरे के पूरे भूमिगत हो गए, यानी अर्थिंग हो गई। अब ये अर्थिंग होने से यहाँ से प्लस आवेश चले गए, अब हमारे पास केवल इस बिलेट पे जो है माइनस आवेश रह गए, जो इस धारिता को बढ़ाने में सहायक होंगे और विभव को कम करने में सहायक होंगे। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि विभव कम हो रहा है, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। तो इस तरह से जो बी प्लेट के नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि आपके आवेश जो ऋणात्मक आवेश है, वो प्लेट ए के विभव को कम कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम इसमें और भी प्लस चार्जेस इसमें दे सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि जो हमारा चार्ज होता है, जो फील्ड होता है, वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, आप सभी को पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो हम इस तरह से इसको दिखा देंगे कि ये माइनस की तरफ गई है। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि इसकी जो चार्ज है वो किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, यही हमारा नीचे वाला डायग्राम बता रहा है कि प्लस से ये सब चीज माइनस की तरफ जा रहा है। और इसी तरह से हम लास्ट में इसको कर्व कर देंगे, तो ये भी आपका माइनस से प्लस, प्लस किससे माइनस की तरफ जा रहा है, और ये भी आपका प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का जो है हमारा डायग्राम नीचे बना हुआ है जो हमने देखा। और हमने इस ए प्लेट को क्या दिया था, क्यू चार्ज दिया था, वो भी कौन सा चार्ज दिया था, प्लस आवेश किया था। क्यू जो चार्ज दिया था इसको हमने प्लस आवेश दिया था ए प्लेट को, और बी प्लेट में जो है प्लस और माइनस दोनों आवेश थे, जिसमें से हमने इससे प्लस आवेश को जो है अर्थिंग के द्वारा जो है न्यूट्रल कर दिया, यानी कि उसको हमने खत्म कर दिया। कह सकते हैं कि जो जमीन में इलेक्ट्रॉन्स है उसने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाता है, जमीन में जाता नहीं है, एक्चुअली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये आपका हमने बता दिया कि सान्नित्र जो है इस तरह से निर्माण करता है। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा जो है लिख देना है, समांतर प्लेट सान्नित्र का व्यंजक जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो वही चीज हमने जो यहाँ प्लेट को समझा है, वही प्लेट हमने यहाँ पे बनाया है। अब आपको प्लेट बनाने में या रटने में कोई परेशानी नहीं होगी, और सान्नित्र कैसे बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब सीधी सीधी बात है, समांतर प्लेट सान्निध्य की जो धारिता का व्यंजक है उसके लिए हमने यहाँ पे प्लेट का निर्माण किया। उस प्लेट को जो है अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बता देंगे कि मान लो ए और बी समांतर प्लेट सान्निध्य की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी जो है, अब इनके बीच की दूरी जो हमने डिस्टेंस जो ली है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे डी ली है। ठीक है, तो ये बीच की दूरी को हम जरूर मेंशन कर देंगे कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इस प्लेट से इस प्लेट तक की, जब मैं अगर इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ करूं और इस लाइन को ड्रॉ करूं तो हमारे को जो ये बीच की डिस्टेंस मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो ये हमारे को डी दूरी दी गई है। ठीक है, तो यही चीज हमने इसमें बताया है कि जिनके बीच की दूरी जो है उसमें डी है, तथा उनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है ए है। सभी का क्षेत्रफल जो है, इसका भी क्षेत्रफल जितना है उतना बी का भी क्षेत्रफल है। ठीक है, और दोनों के मध्य जो है के पैराविद्युतांक वाला माध्यम है, इसके बीच में कोई भी आपका मोम कांच का जो है पैराविद्युतांक जो है माध्यम ले लिया है। ठीक है, और हमने इसमें यह भी बताया है कि ए प्लेट को जो हमने प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समवर्ती तल पे जो है नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, क्योंकि हमने इसको प्लस चार्जेस दिए हैं, तो इसके समवर्ती तल पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और चूंकि हमारे को पता है कि दूरवर्ती जो आपका इस प्लेट का समवर्ती क्या है, ये माइनस वाले चार्जेस हैं जो इस समवर्ती बता रहे हैं। ठीक है, इस प्लेट पे
माइनस वाले चार्ज जो है ये क्या समवर्ती मतलब पास वाले चार्ज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे समवर्ती हैं। और जो दूर वाले चार्जेस थे, जो यहाँ पे इधर प्लस वाले चार्जेस थे, वो हमने धरती में क्या कर दिया, उसको ग्राउंड कर दिया। तो हमने कहा कि दूरवर्ती तल पर जो प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो रहा था, चूंकि बी पृथ्वी से संबंधित कर दिया है हमने, तो वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाता है और बी पर केवल नेगेटिव क्यू आवेश ही रह जाता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव आवेश जो है यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब जो है यदि मतलब कि इस प्लेट यदि इस प्रकार या इस प्रकार यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे सिग्मा होगा, ठीक है, ये प्लस का सिग्मा होगा। और इस तरह से अगर इस पे माइनस चार्ज है तो इस पे माइनस सिग्मा होगा, ठीक है, यही चीज यहाँ पे हमने लिखा है। और सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया। सभी को पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा जो होता है हमारा चार्ज अपॉन में एरिया होता है। अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम क्या करते हैं, उसको किससे मेंशन करते हैं, तो सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट होती है। और के क्या होता है, पैरा विद्युत माध्यम जो हमने लिया है उसका होता है, ठीक है, आपका साइन। तो ई इक्वल्स टू सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने दे रखी है कि सिग्मा जो है क्यू अपॉन ए होता है। तो इस सिग्मा की जगह हमने क्यू अपॉन ए रखा, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन जो हमारी ई की यानी दोनों प्लेट के विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ई निकाल रहे हैं उसका इक्वेशन क्या बन गया, क्यू बटे में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम जो है हमको पता है कि ए और बी के बीच विभवांतर यानी कि वी जो है तीव्रता इंटू दूरी होती है, तीव्रता इंटू दूरी होती है। तो हमने यहाँ पर जो विभवांतर को b से डिनोट कर दिया, तीव्रता आपकी e है जो कि e लिख दिया, और दूरी कितनी है बीच की, वो है d। तो हमारे पास v इक्वल्स टू e इंटू डी आ गया। तो v का v रहा और e की वैल्यू मेरे पास आ गई थी q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नोट। तो हमने q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नोट इंटू में हमने क्या लिया, दूरी ली, इंटू डी कर दिया। अब जो है q इंटू डी करेंगे तो q इंटू डी हो गया अपॉन में के ए एप्सिलॉन नोट है। और यदि सांद्रित्र की धारिता C है तो उस धारिता का सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V होती है, यानी कि चार्ज अपॉन में विभव होता है। तो हम यहाँ पर जो है C का मान का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए C को हम क्या लिख सकते हैं, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन, क्योंकि ये Q तो आपका है चार्ज, ठीक है, Q अपॉन में, अब यहाँ पे V का मान हमने यहाँ से निकाला है, ये V का मान है आपका और यहाँ पर भी ये V है। तो इस V का मान जो है हम यहाँ पर रख देंगे क्यू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमने रखा क्यू डी के ए एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि ये Q से ये Q खत्म हो जाएगा, तो हम Q से Q जो है यहाँ से हटा देंगे, तो ये Q और ये Q हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो C जो है धारिता का हमारे पास व्यंजक जो आया वो आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। यही अभिष्ट व्यंजक है जिसे हमें प्राप्त करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब जो है इसमें एक चीज और पूछी गई थी कि इसकी धारिता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। तो जो धारिता है वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो धारिता जो है उसके एरिया पे भी निर्भर कर रहा है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह से पैराविद्युत जो भी आपने पैराबुद्धांक लिया है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है आपके डी पे भी अच्छा आपका पैरा विद्युतांक हमने के लिया है, इस पे भी निर्भर कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ये डी पर भी निर्भर कर रहा है। तो हम तीनों को यहाँ पे लिख देते हैं अलग अलग। प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर फॉर्मूले में आप देख रहे हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये ए के है, यानी कि सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ये चीजें जब 1 नंबर के हमने क्वेश्चन देखे थे, अर्थात क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अतः धारिता बढ़ाने के लिए प्लेट जो है उसके अधिक क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, यानी कि ए के मान को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमने प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी जो है वो 1 अपॉन में डी है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और जब ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें डी का मान जो है कम से कम करना पड़ेगा, यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी को कम करेंगे, जितना कम करेंगे उतना जो है हमारा सी बढ़ेगा, डी का मान जितना कम होगा उतना सी का मान बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे सांद्रित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दूरी डी को कम करनी होगी, यानी प्लेटें परस्पर जितनी ज्यादा हो सके उनको पास रखेंगे तो भी हमारी धारिता बढ़ जाएगी। और इसके बाद हम तीसरा जो है हमारा जो पैराविद्युतांक है उसके ऊपर भी सी निर्भर कर रहा है। तो हमने कहा कि सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, यानी कि जो हमारा सांद्रित्र की धारिता बढ़ानी है तो उसके बीच में ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका पैरा
वैद्युतांक जो है वो अधिक हो, ठीक है ना, यानी के का मान जितना ज्यादा होगा उतना जो है सी का मान बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर का प्रश्न। इसके अथवा पाठ में क्या पूछा गया है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। 5 अंकीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं हम इसको, जब आवेश का वितरण एक रेखा यानी कि सीधा रेखा हो या फिर कर्व रेखा हो, यानी कि सीधी रेखा हो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो, या फिर आपकी वो कर्व रेखा हो इस तरह की हो, ठीक है। तो या तो सीधी रेखा हो या कर्व रेखा के अनुदिश होता है, तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको हम जो है जब डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व का यूज हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है हम मानते हैं कि सबसे पहले जो है यहां पर हमको क्या करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार, ठीक है, तो हमें एक सीधा तार लेना है अनंत लंबाई का। उसके बाद में हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक सीधा तार ले लेते हैं जो अनंत लंबाई का होगा और जिस पर एक समान आवेश होगा, तो उसको ले लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक अनंत लंबाई का जो है एक सीधा तार ले लिया और जिस पर क्या है एक समान आवेश है, तो हमने इस पे एक समान आवेश भी ले लेते हैं कि इस पूरे अनंत लंबाई, ये जो तार है मैंने इतना लंबा दिखाया है, ये अनंत लंबा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये अनंत लंबा है और इस पर जो है कुछ आवेश है, जो हमने आवेश जो है एक समान है, तो इस पर हम धन आवेश जो है ले लेते हैं। जो एक समान आवेश रहेंगे तो सभी पर जो है हर जगह पे जो हम इसमें धन आवेश ले लेते हैं, तो हम इसमें सभी जगह पे प्लस प्लस जो है इसके प्लेट पे बनाए, इस तार पे बना देते हैं कि ये धन आवेशित तार है जिसपे सभी पर जो है एक समान जो है आवेश है, ठीक है, एक समान आवेश है। तो हमने सभी पर जो है यहाँ पर इस प्लेट पर एक समान आवेश प्लस चार्ज जो है दिखा दिया और इसकी लंबाई कितनी है, तो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या बोल रहा है, अनंत लंबाई है और जो है सीधे तार है, ठीक है। और इसके कोई निकट बिंदु है, तो हमने इसके निकट कोई बिंदु माना कि यहाँ पर जो है निकट कोई बिंदु होगा। इस निकट बिंदु निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो निकट जो है कोई भी हमने बिंदु माना और इस बिंदु को मान लेते हैं हम कि ये बिंदु जो है वो P होगा। जो इसके निकट हमने P बिंदु लिया है, मान लेते हैं इस चालक तार, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार है, उससे ये बिंदु कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी पे है, तो मान लेते हैं इस प्लेट से इसकी दूरी जो है वो क्या है, लगभग R दूरी है। तो ये हमने जो है डिस्टेंस दिखा दिया और ये दूरी मानते हैं कि ये जो दूरी है ये इसकी R है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो अभी तक डायग्राम आपको इसके हिसाब से हमने बनाया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूरा डायग्राम आपको फिर से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी हम एक बार देखें, एक समान रूप से आवेशित है, तो हमने कोई अनंत लंबाई की ये जो है तार ली है जिसको एक समान आवेशित किया है, जिसमें सबके सभी चार्जेस जो है प्लस के हैं और जो है इसके निकट बिंदु है कोई, हमने उस बिंदु को P माना है, ठीक है। और उस बिंदु P की दूरी जो है हमने मान ली इस जो है तार की, जो तार से जो एक समान रूप से आवेशित जो तार है, इससे वो P बिंदु जिस पे हम आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसकी दूरी R है। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक गॉसीय जो है यहाँ पर एक वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, गॉसीय पृष्ठ का जो है यहाँ पे निर्माण करना पड़ेगा। तो एक गॉसीय पृष्ठ की निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूं, तो आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, और जो है गॉसीय पृष्ठ का निर्माण हम कर लेंगे। और इसी से हम जो है, और गॉसीय पृष्ठ का निर्माण इस तरह से करना है कि जो हमने P बिंदु माना है, ठीक है, जो P बिंदु माना है वो आपका ये जो सिलेंड्रिकल मानेंगे, जो हमने यहाँ पे बेलन मान लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ कौन सा है, बेलन, जो इसके इसी के अंदर जो हम विद्युत विभव को हम जो है इसी के अंदर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो हमने इसे गॉसीय पृष्ठ को मान लिया और यहाँ पर जो हमने इसको इस बिंदु, जो हमने बिंदु माना उसी P पर इस गॉसीय पृष्ठ को रखना है। ध्यान रखना है कि हमारा बिंदु से आगे पीछे बाहर ना रहे। तो इस तरह से हमने एक गॉसीय पृष्ठ की रचना कर ली। अब हमने माना कि इस गॉसीय पृष्ठ की जो लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक की ये लंबाई जो है इसको हमने L मान लिया, ठीक है। ये दूरी जो है, ये लंबाई जो है वो कितना है, तो L मानते हैं हम इसको। तो हमने इसको कितना बनाया, L माना है। L मानिए, या इसको हम H के, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसमें हम H भी मानते हैं कि ये H बराबर L है, यानी कि हाइट है या लंबाई है, ठीक है। तो ये हमने L या H मान लिया, ठीक है, बात एक ही है। अब जो है इस तरह का गॉसीय पृष्ठ बना लिया।
अब हमें करना क्या है कि हमारे को इस P बिंदु पर जो है क्या निकालना है, निकट बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब इस बिंदु P पर जो हमें तीव्रता निकालनी है, उसके लिए इस गॉसीय पृष्ठ में से एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, एक छोटा सा जो है क्षेत्र ले लेते हैं। तो इस पूरे बड़ा क्षेत्र है, इस बूढ़े बड़े क्षेत्र का निकालेंगे तो बहुत बड़ा जो है हमारे कैलकुलेशन बन जाएगी। तो हम एक छोटा सा क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं, तो उससे हमारे को आसान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस P बिंदु से कोई भी हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इस पूरे आपका गॉसीय पृष्ठ से, ठीक है। तो ये जो है हमने इस पे लिया, जो ये एरिया है, ठीक है, ये पूरे जो आपका सिलेंडर है, ये बेलन है, उसमें से हम छोटा सा एक टुकड़ा ले रहे हैं और जिसका हम जो है एरिया मान लेते हैं, छोटा टुकड़ा है तो इसका एरिया जो है हम मान लेते हैं कि वो कितना होगा। तो इसका एरिया मैंने माना कि जो है इसका एरिया क्या है, इसका एरिया जो है डीए है। तो हमने इसका एरिया क्या माना, ये माना हमने डीए इसका एरिया है, ठीक है। और जब इसका हमने एरिया डीए मान लिया तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका ई है, ठीक है। हमने क्या माना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है आपका वो ई है। इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब एक चीज आपको समझ लेनी है कि जो यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तार पर लंबवत है। आप देख रहे हैं कि तार कैसे ऐसे है, तार आपका सीधा ऐसे दिया गया है और इस पर जो हमने ई क्षेत्र लिया है वो ई क्षेत्र कैसे ऐसे है, यानी कि यहाँ पर ये लंबवत है। यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर ए जो है, ए इसके समानांतर है, ई के समानांतर ए है, यानी कि ये जैसे इस तरह से है तो इसी के समानांतर हमने ई भी आपका ए भी लिया है, डी ए लिया है। तो वेक्टर डी ए, और इसको भी हम वेक्टर ई लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि वेक्टर का साइन ऊपर लगा सकें। तो ई के ऊपर है, हम वेक्टर का साइन लगाने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वेक्टर ई हो गया जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बता रहा है। और साथ ही साथ जो है हम पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर छोटा सा हमने गॉसीय पृष्ठ से जो है छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका एरिया डी ए मान लिया। और हमने ये भी देखा कि जो आपका अनंत लंबाई का जो आपका ये जो एक समान लंबाई का अनंत लंबाई का जो एक समान आवेशित तार है, इस पर जो है ये आपका विद्युत क्षेत्र जो है ये लंबवत है और डी ए भी आपका लंबवत है। हमें इस ई को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। और आपको जैसे मैंने बताया कि डी ए और ई जो है ये दोनों समानांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है तो थीटा का जो कोण आ रहा है वो इसमें बनेगा ही नहीं। थीटा कितना होगा, एंगल बनेगा नहीं, तो वो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई इस डायग्राम से। अब जो ये डायग्राम हमने बनाया है इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि जो है माना एक अनंत लंबाई का तार जिस पर एक समान आवेश वितरित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक तार के परितः, इस चालक तार के परितः जो है एल लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हमने एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ लिया है, ठीक है, और उसकी रचना हमने कर दी है। तो ये जो चीज हमने अभी डायग्राम बनाया उसमें ये सब हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे एल लंबाई लिख दीजिए, एल लंबाई, ठीक है, एल। तो एल लंबाई का जो हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। और अब जो है हम इसके आगे करेंगे कि हमको इस डायग्राम से अब इसको ई का निकालना कैसे है। तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल आपका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन किसका ले लेंगे, हमारे को हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर ई इंटू डी ए और ये भी आपका वेक्टर, ठीक है। इसके बाद जो है हमको एक चीज अच्छी तरह से पता है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम आपके पास बैठे हुए हैं बताने के लिए। तो हमारा जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी होता है, इसका जब हम इसको बराबर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर के फॉर्म में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। अब जो है हमको ये वाला जो है a इंटू बी है तो यहाँ पर क्या है, e इंटू डी ए है, और दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसको ए बी के कोस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e इंटू, तो हम इसका वेक्टर हटा देंगे, e इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो है इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर जो है आप सिंपली जानते हैं कि अभी हमने ज्ञात किया
कि जो डी ए और ई के बीच में जो थीटा है वो कितना बन रहा है, क्योंकि दोनों समानांतर है और समांतर लाइनों के बीच में जो कोण बनता है वो शून्य के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो है यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको फिर से लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन तो आपका भी रहेगा ही, और आपका जो है ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, और यहाँ पे कॉस और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है एक चीज कि आपका जो है कॉस 0 डिग्री बराबर होता है आपका 1 के। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो हमारे पास जो है अगला मान जो है इसका फाई ई का क्या आ जाएगा, तो फाई ई इज टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर जो है ई इंटू डी ए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ तक अब इसको सॉल्व कर दिया, और हमने माना ये समीकरण नंबर जो है आपकी 1 दे दी। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें करना है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय सहायता से करना है, तो हम गॉस की प्रमेय को अब यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, लिख देते हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तो उसका भी जो है फाई ई का फॉर्मूला है, आपको पता है अच्छी तरह से। फाई का क्या फॉर्मूला है आपके गॉसियन प्रमेय का, तो हम यहाँ पे उसका फाई का मान लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा फाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है फाई ई बराबर क्या होता है, चार्ज क्यू बाई आपका एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ से गॉस की प्रमेय से ले लिया, तो समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए इसको। अब जो है आप आसानी से एक चीज जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये फाई ई की वैल्यू है इक्वेशन 1 में भी, और ये भी फाई ई की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने से जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या है, फाई फाई बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बराबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बराबर होके आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ई इंटू टी ए, ये बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम इंटीग्रेशन खोल देते हैं, तो जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ई जो है बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये ई तो आ गया बाहर, और जो है आपका डी ए बच जाएगा इसमें क्लोज इंटीग्रेशन में, तो डी ए बचा, और यहाँ पे बचा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जो है आपका जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका डी हट जाएगा, ए बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा ई ए इजकल्स टू जो है आपका Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक हमने इसको निकाल लिया। अब यहां से जो है हमको E निकालना था, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो E इजकल्स टू यहां से निकाल लेते हैं, E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q अपॉन क्या आ जाएगा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और A जो है इधर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास E की इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर एक दो फॉर्मूले और यूज करने हैं। आपने जो पहला हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसको भी समझेंगे। मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन जो है आपको बताया है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। तो हमने E इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए निकाल लिया और समीकरण नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इसमें ए यानी कि एरिया का हमें फॉर्मूला लिख लेना। एरिया किसका, तो हमने जो पृष्ठ बनाया था, गॉसीय पृष्ठ बनाया था, किसका बनाया था, तो हमने गॉस पृष्ठ बनाया था बेलन का। तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है आपका 2 पाई आर, और हमने लंबाई कितनी मानी थी, एल। ठीक है, तो एल हो गया, तो ए बराबर 2 पाई आर एल जो है ये आ गया। तो हम जो है 2 पाई आर एल जो है यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बनेगी, तो ई इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, ई इक्वल्स टू बन जाएगा क्यू
ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ क्या आ जाएगा 2πrl। तो इसको हम जो है 2πrl लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका 2πrl जो है हमने पुट कर दिया। यहाँ से a बराबर जो है 2πrl ले लिया, क्योंकि हमारे को गॉसियन पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल लेना था। तो हमने एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम जो है इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं कि जिसे देखिए इसमें Q/L को लिख सकते हैं अलग से। तो मैं इसी समीकरण में जो है ध्यान से देखिएगा क्यों लिख रहा हूं और वो भी बताऊंगा रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए E इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं कि आपका यहां पर 1 अपॉन, ठीक है, 1 में 2πrl, 2πrl, और जो है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको अलग नहीं करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट भी हमने लिख लिया। अब ये जो हमने ये तो लिख लिया, अब बचा क्या है, क्यू बचा है और एल बचा है। तो इनटू में Q/में एल कर दिया। अब Q/में एल क्यों किया, तो इसका रीजन अब समझिए यहाँ पर कि Q/में एल क्यों किया गया है। तो अभी हमने एकांक लंबाई का पढ़ा था, ठीक है। तो एकांक लंबाई क्या होती है, रेखीय आवेश घनत्व जो है उसकी हम बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो एकांक लंबाई, जब कोई आपका रॉड है, सपोज करिए कि आपका जो है कोई भी तार है, उस पर जो है समान आवेश है, ठीक है, इस पर जो है सभी समान आवेश है, इस पे धन आवेश मान लीजिए कि सभी पे समान आवेश है इस तरह से। और इसकी जो है आपकी मान ली कि ये लंबाई कितनी, एकांक है, एल कितना है इसका 1 है, 1 यूनिट जो है लंबाई इसकी 1 है, चाहे वो 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, जिस भी यूनिट में हम ले रहे हैं। तो उस समय जो है इस पर जो है ये प्लस आवेशों की संख्या, यानी कि क्यू, यानी कि आवेशों की संख्या, ठीक है, क्यू की संख्या जो है ये बताता है हमारे को रेखीय आवेश घनत्व। और ये रेखीय आवेश घनत्व जो है इसी को हमने डिफाइन किया था ऊपर कि एकांक लंबाई पर चार्जों की संख्या। ध्यान से पढ़ लीजिए, अब डेफिनेशन को समझ में आ जाएगा। जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक जो है एक आपका लेंथ जो है हमने 1 के बराबर लिया, तो उस लेंथ 1 के ऊपर कितने आवेश की संख्या है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व का, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका जितना चार्ज उस पर है और कितने लंबाई पर है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखा हमने Q में एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा रख सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को फिर से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2πrl एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, लैम्डा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा क्या है, Q/L है। इस Q/L को जो है मैंने इससे चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा लिख दिया। अब सिंपल हो गया और भी इक्वेशन। अब जो है इसको हम आगे और सोल्व करते हैं। तो ये हमारा तो फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा क्यों है और क्या है इसमें कमी, वो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक लाइन और बची, ये हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम कहें कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ई की वैल्यू ये होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ई की वैल्यू ये लिखेंगे तो हमारे पास एक गड़बड़ होगी, और क्या होगी वही बता रहा हूं। तो इस ई की वैल्यू को हमें फिर से सेटिस्फाई करने के लिए ई इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा और 2 से ही भाग कर दूंगा। इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करूंगा और 2 से भाग करूंगा। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, तो यहाँ पर इक्वेशन जो थी उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको गुणा का निशान लगा दिया, और हमारे पास इक्वेशन थी पहले जो है 1/2πrl और एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन थी। लेकिन हमने इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग किया। लेकिन क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब हमारे पास ई का जो मान लास्ट और लेटेस्ट मान क्या आ जाएगा, तो हम जो है 2 से इसको गुणा करें तो पूरा देखिए ध्यान से, तो 2 गुणा 1 गुणा लैम्डा, तो हम जो है अभी इस 2 को लैम्डा के साथ ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, और बाकियों को हम एक साथ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लिखते हैं इसको 1/4, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, नीचे वाले को हमने तो 2 दूनी 4, तो 4, फिर आपका आ गया पाई, ठीक है। और जो है इसके साथ जो है हम आर और एल नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा एल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज हमने जो है मिस्टेक कर दी है, और उस मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है Q/L जो हमने ले लिया है, ठीक है, Q/L जो है हमने ले लिया है, तो यहाँ पर L नहीं रहेगा, 2πr रहेगा, क्योंकि Q/L अलग लिया है तो यहाँ पे L नहीं रहेगा। ये हमने एक मिस्टेक करी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट जरूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर जो है
टू पाई आर ही रहेगा, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी एल नहीं रहेगा क्योंकि एल तो हम इधर ले चुके हैं, तो यहाँ पर जो है एल नहीं रहेगा, इसको जो हमें सही कर लेना है। और यहाँ पर भी जो है आपका ये एल नहीं रहेगा क्योंकि एल की जगह हम क्यू अपॉन में एल अलग ले चुके हैं और उसकी जगह हम लेमडा में यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने एल सभी जगह से हटा दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 2 4 और पाई के साथ में हम क्या ले लेंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास बचा क्या है, आर बचा है, तो इस आर को जो है हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं इनटू 2। अब ये दो ऊपर वाला लिया और लेमडा है तो लेमडा गुंडा कर दिया, और नीचे हमने क्या छोड़ा था, आर छोड़ा, तो इस आर को इस तरह से हम लिख देते हैं। तो ये जो है फाइनल फॉर्मूला हुआ जिसका हमें प्रूव करना था, जिसको हमें सिद्ध करना था कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिसे हमें ज्ञात करना था। अब जो है यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि हमने ये 2 से गुणा और भाग क्यों किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट जो दिया गया है, इस पूरे को मान को क्योंकि इस पूरे के मान को हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है उस मान को हम लिखते हैं 9 गुणा में 10 की घात 9, ठीक है। इसका टोटल का मान जो है 9 गुणा में 10 की घात 9 होता है। तो इस जब भी हमारे को न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला डालना होगा तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह जो है 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। इसलिए हमने 2 से गुणा और 2 से भाग किया ताकि ये हमारे लिए सरल हो जाए कि एक किसी ना किसी मान के बराबर ये आ जाए। तो इसको एक मान देने के लिए जो है अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 9 गुणा में 10 की घात 9। और इस 9 गुणा में 10 की घात 9 को जब भी हमारे पास इक्वेशन में हमको फॉर्मूले में पुट करना होगा तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 9 गुणा में 10 की घात 9। लेकिन अगर ये 1/2 पाई आर होता तो ये नहीं हो पाता पॉसिबल, और ये इसका एकदम सही मान नहीं आता, कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाती। तो इसलिए जो है इसका ये सॉल्यूशन होगा, और यही हमारा जो है इसका आंसर हो गया कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाल दी। क्लियर हुआ। तो 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि हमको कैलकुलेशन इजी करनी थी, क्योंकि इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने करेक्शन कर लिया, ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर Q/L लिया था, यहाँ पे हमने बार बार 2 बार L लिख दिया था, तो उस L को हटा दिया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है।